नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सच्ची घटना पर आधारित स्टॉक मार्केट में हुए एक फ्रॉड के ऊपर बनी मूवी द विजर्ड ऑफ लाइज को एक्सप्लेन करेंगे, जो 2017 में रिलीज हुई थी। और ये मूवी जियो हॉटस्टार पर इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो पर लाइक, कमेंट और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये कहानी है बर्नी मैडॉफ की, जिसका नाम लेते ही वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े खिलाड़ी भी कांप उठते थे। वह न सिर्फ मशहूर नैस्डैक इंडेक्स के चेयरमैन, बल्कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स के प्रमुख, सिक्योरिटीज इंडस्ट्री ट्रेडिंग कमेटी के चेयरमैन, नेशनल बिजनेस कंडक्ट कमेटी के प्रमुख और फेडरल रेगुलेशन कमेटी के सदस्य जैसे कई ऊंचे पद संभाले। आसान शब्दों में कहें तो बर्नी पूरी जिंदगी वॉल स्ट्रीट से जुड़ा रहा। लेकिन वह कहते हैं ना, नदी के किनारे रोज चलोगे तो कभी न कभी पैर फिसल ही जाता है। ठीक ऐसा ही हुआ बर्नी के साथ। उसने वॉल स्ट्रीट में अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड किया और जिसके कारण उसे 150 साल की उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो यह किस्सा शुरू होता है 2008 से, जब ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन में दुनिया भर की फाइनेंशियल मार्केट्स तबाह हो रही थीं। उस वक्त बर्नी अपने इन्वेस्टमेंट कंपनी के कर्मचारियों को कुल $175 मिलियन से अधिक का बोनस देने की तैयारी कर रहा था। जब यह बात उनके बड़े बेटे मार्क मैडॉफ और छोटे बेटे एंड्रू मैडॉफ को पता चलता है, तब वह दोनों परेशान हो जाते हैं और अपने पिता से मिलने उनके ऑफिस पहुंच जाते हैं। मार्क अपने पिता से पूछता है कि क्या आप एम्प्लॉइज को बोनस दे रहे हैं, लेकिन साल तो अभी खत्म भी नहीं हुआ है। लेकिन बर्नी जवाब देता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है मैं क्या कर रहा हूं और मुझे समझाने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तब वहीं पर मौजूद बर्नी का भाई पीटर मैडॉफ उससे उन दोनों को सच्चाई बताने के लिए कहता है। अब उन्हें असली बात समझाने के लिए बर्नी दोनों बेटों को लेकर अपने घर पहुंचता है, ताकि वह जो कहना चाहता है ऑफिस में किसी को पता ना चले। वहां पर उसकी पत्नी रूथ मैडॉफ भी मौजूद थी। अब बर्नी उन तीनों के सामने अपने कंपनी का सबसे बड़ा राज खोलता है। वो कहता है उसकी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म दरअसल एक धोखा है। सालों से उसने कोई भी असली इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। हर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और यहां तक कि रिपोर्ट्स में दिखाया गया प्रॉफिट भी बर्नी के द्वारा बनाया गया एक झूठ था। दरअसल उसने भी नहीं सोचा था कि यह स्कैम इतना बड़ा हो जाएगा और हालात उसके काबू से बाहर हो जाएंगे और यह मामला $50 अरब तक पहुंच जाएगा। इसलिए वह आखिरी बचे पैसों को अपने एम्प्लॉइज और फैमिली के बीच अच्छी तरह बांट देना चाहता था। उसे मालूम था ऐसा भी एक दिन आ सकता है। इस वजह से उसने कभी नहीं चाहा कि उसके बच्चे उसके इस बिजनेस में शामिल हों। अब सवाल यह था कि बर्नी अपने कंपनी में इतना बड़ा स्कैम चला रहा था और किसी को भनक भी नहीं लगी। दरअसल बर्नी के कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय और यहां तक कि उसके बेटों को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि पूरे स्कैम का असली खेल ऑफिस के 17वें फ्लोर पर चलता था, जिसे संभालता था उसका सबसे भरोसेमंद आदमी फ्रैंक डिपैस्काली नाम का एक शख्स। यहां तक कि इमारत के स्टाफ को भी नहीं पता था कि 17वीं मंजिल पर आखिर होता क्या है, या यह असल में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। बर्नी का यह स्कैम एक फर्जी इन्वेस्टमेंट कंपनी के जरिए शुरू हुआ, जहां पर वह क्लाइंट्स को 3 महीने में 40% तक का मुनाफा देने का वादा करता था। नए इन्वेस्टर्स से मिलने वाला पैसा वह पुराने इन्वेस्टर्स को मुनाफे के तौर पर लौटाता था। पुराने इन्वेस्टर्स इतना अच्छा रिटर्न्स देखकर और ज्यादा से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने लगे और यह बात लोगों के बीच फैलने लगा। देखते ही देखते और भी नए लोग बर्नी के कंपनी में इन्वेस्टर्स के रूप में जुड़ते चले गए। लोग मोटा रिटर्न देखकर बिना सोचे समझे इन्वेस्ट तो कर रहे थे, लेकिन दरअसल यह एक पॉन्जी स्कीम या कहे तो पिरामिड स्कीम के सिवा और कुछ नहीं था। देखा जाए तो यह स्कैम भी कुछ वैसा ही है जैसा कि हमारे यहाँ सहारा ग्रुप के द्वारा चलाया गया था, जिन्होंने एजेंटों के एक बड़े नेटवर्क के जरिए लोगों को तरह तरह के इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बेचकर 24,000 करोड़ से अधिक पैसे जुटाया था। दोस्तों, क्या आपने भी सहारा ग्रुप में इन्वेस्ट किया था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, अब मार्क और एंड्रयू अपने लॉयर से इस बारे में डिस्कस करता है और उनका लॉयर उन्हें सजेशन देता है कि उन्हें FBI को सारी बातें बता देना चाहिए, और वह दोनों ठीक वैसा ही करते हैं। अथॉरिटीज को सारी बातें बता देता है। इसके बाद 2 FBI एजेंट बर्नी के घर पहुंचते हैं और उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ FBI बर्नी के कंपनी पर छापा मारते हैं और उनके कर्मचारियों से पूछताछ करते हैं। तभी फ्रैंक वहां पहुंचता है और पीटर से इस सब के बारे में पूछता है, और जैसे ही उसे सारी बातें पता चलती है वह सीधे 17वीं मंजिल की तरफ भागता है। तभी एक FBI एजेंट उसे देख लेता है और उसके बारे में पूछता है। पीटर घबरा गया और उस फ्लोर के बारे में एजेंट को सारी बातें बता देता है
इधर फ्रैंक दौड़ते हुए 17वीं फ्लोर पहुंचता है और जल्दी से फाइलें डिलीट करने लगता है, लेकिन FBI एजेंट वहां पहुंच जाते हैं और उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। इसके बाद FBI की एक इन्वेस्टिगेशन टीम मार्क और एंड्रयू से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान उनसे 17वीं मंजिल के बारे में पूछा जाता है। तब मार्क जवाब देता है कि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं कि उस फ्लोर में क्या होता है। तब एक FBI एजेंट पूछती है कि क्या तुमने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि उस फ्लोर पर तुम्हारे पिता आखिर करते क्या है? मार्क जवाब देता है कि मैंने कई बार अपने पिता से इस बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने हमेशा यह कहकर बात को टाल देते थे कि तुम अपना बिजनेस संभालो और मुझे अपना संभालने दो। अब इस बात से यह साफ था कि बर्नी हमेशा से अपने बच्चों को उसके इस धोखाधड़ी और फ्रॉड के खेल से दूर रखना चाहता था। इधर पहली पूछताछ के बाद बर्नी को जमानत मिल जाता है, लेकिन उसे एक पर्सनल रिकॉग्निशंस बॉन्ड के बदले जमानत मिला था और उस बॉन्ड पर 4 लोगों के सिग्नेचर चाहिए थे। इस बॉन्ड का मतलब यह था कि बर्नी अदालत को एक तौर पर वापस लौटने का वादा कर रहा है। अगर वह वापस नहीं लौटा तो उसे $10 मिलियन पे करने होंगे और उस बॉन्ड पर सिग्नेचर करने वाले चारों लोग पैसे चुकाने के लिए समान रूप से रिस्पॉन्सिबल होंगे जितना कि बर्नी। अब उसकी पत्नी रूथ अपने दोनों बेटों को बॉन्ड पर सिग्नेचर करने के लिए कॉल करती है, लेकिन दोनों खुद को बचाने के लिए सिग्नेचर करने से साफ इनकार कर देते हैं। फिर बर्नी को इलेक्ट्रॉनिक टैग पहनकर और अपना घर गिरवी रखकर जमानत लेनी पड़ी। जैसे ही वह बाहर निकला, सभी न्यूज चैनलों में दिखाए जाने लगा कि कैसे वॉल स्ट्रीट का लेजेंड अमेरिका का सबसे बड़ा फ्रॉड निकला। अब गुस्से से भरे इन्वेस्टर्स बर्नी के ऑफिस के नीचे जमा हो चुके थे और वो लोग अपने पैसे वापस मांग रहे थे। इन्वेस्टर्स के लाखों करोड़ों डॉलर एक ही झटके में साफ हो चुके थे। इधर लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी, अपने बुढ़ापे की सेविंग्स एक ही झटके में गवा चुके थे। कुछ इन्वेस्टर इस झटके को सह नहीं पाए और उन्होंने खुदकुशी कर ली। इस सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान था और वो था बर्नी मैडॉफ। इसके बाद हम देखते हैं वॉल स्ट्रीट का एक बड़ा नाम बर्नी मैडॉफ अब अमेरिका के फेमस टॉक शोज का एक मजाक बन चुका था। ऐसा नहीं था कि बर्नी के इन्वेस्टमेंट कंपनी के ऊपर पहले किसी को शक नहीं हुआ। दरअसल 2005 में उसके कंपनी के खिलाफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC में शिकायत दर्ज हुआ था। फिर SEC के लोग बर्नी के ऑफिस जांच करने भी आए, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि कोई भी इस विशाल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में गहराई तक झांकने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए उसने उन्हें एक फर्जी ट्रस्ट अकाउंट दिखाया और चौंकाने वाली बात तो यह थी SEC ने आगे जांच भी नहीं की, जिसके कारण बर्नी बच निकला। फिर आया 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और यही से शुरू हुआ बर्नी का डाउनफॉल। अब पूरा वॉल स्ट्रीट लाल हो चुका था। इन्वेस्टर्स भारी संख्या में पैसे निकालने लगे। इसके कारण बर्नी की नकली कमाई का ढांचा डगमगाने लगा। उसकी कंपनी में कैश की भारी कमी होने लगी। अब एक पार्टी के दौरान बर्नी बड़े इन्वेस्टरों को उसकी कंपनी के स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए मनाने लगा, लेकिन कोई भी उस फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन तभी उस पार्टी में रिक जार्विस नाम का एक आदमी बर्नी से मिलता है। वो बर्नी के प्राइवेट इक्विटी फंड में $100 मिलियन इन्वेस्ट करना चाहता था। बर्नी को पता चल चुका था कि उसके हाथ बहुत बड़ी मछली लगी है, लेकिन उसने रिक से कहा कि फंड पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुका है ताकि उससे और ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करवा सके। रिक और ज्यादा पैसे और लंबे समय तक इन्वेस्ट करने की बात कहता है, लेकिन फिर भी बर्नी अपने आप को प्रोफेशनल दिखाते हुए मना कर देता है। यह देखकर रिक बर्नी के फंड के ऊपर और भी कॉन्फिडेंट हो जाता है और सीधे $400 मिलियन इन्वेस्ट करने का ऑफर देता है और यह देखकर बर्नी फौरन मान जाता है। इस तरह वो एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर देता है जो असल में है ही नहीं। हालांकि इस पैसे से बर्नी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वो जानता था अगर लोग लगातार उनकी कंपनी से पैसा निकालते रहे तो ये $400 मिलियन भी काफी नहीं होंगे। अब इसलिए उसने एक नया शिकार चुना, एक कंपनी जिसका नाम था द होम डिपो। अब वह उन्हें फंसाने के लिए कंपनी के को फाउंडर केनेथ लैंगोन को इस्तेमाल करना चाहता था। बर्नी उसे उनके कन्वर्टिबल बॉन्ड पर इन्वेस्ट करने के लिए कहता है। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स यानी ऐसा बॉन्ड जो तय समय पर कंपनी के शेयरों में बदला जा सकता है। इसमें निवेशक या तो ब्याज लेकर बॉन्ड को मैच्योरिटी तक रख सकता है या उसे शेयर में बदलकर ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। लेकिन होम डेकोर और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बेचने वाली दुनिया की टॉप कंपनी द होम डिपो के को फाउंडर केनेथ जब बर्नी की ऊंची रिटर्न की पेशकश सुनता है तो वो खुश नहीं हुआ।
बल्कि उन्होंने कहा कि इतना रिटर्न तो लॉजिक और बिजनेस एथिक्स दोनों के खिलाफ है, और उन्होंने साफ इनकार कर दिया और वहां से चले आए। अब बर्नी पूरी तरह से फंस चुका था और कंपनी 70 अरब डॉलर के कर्ज में डूब चुकी थी। वो समझ चुका था कि इस बार वह नहीं बच पाएगा, इसलिए उसने फैसला किया कि कर्मचारियों और परिवार का इंतजाम कर वह खुद जाकर सरेंडर कर देगा। लेकिन इससे पहले वह ऐसा कर पाते, जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, उनके बेटों को यह बात पता चलने के बाद वह लोग उन्हें FBI के हवाले कर देते हैं। खैर, अब क्रिसमस नजदीक था, लेकिन सबका ध्यान मैडॉफ परिवार के ऊपर था। मीडिया अक्सर उनके घर के बाहर खड़ी रहती थी। उनका बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। जब भी वह लोग बाहर निकलते थे, मीडिया और लोगों की भीड़ उन पर टूट पड़ती थी। बर्नी की पत्नी रूथ जब भी बाहर जाती, लोग उसे अजीब नजरों से देखते थे, मानो वह भी एक गुनहगार है। जब रूथ एक दिन पार्लर में बाल काटने जाती है तो पार्लर का ऑनर उसके बाल काटने से मना कर देता है, क्योंकि उसके कारण उनका रेपुटेशन खराब हो सकता है। यह कहकर रूथ को वहां से जाने को कहता है। खैर, अब बर्नी की सुनवाई होती है और कोर्ट में मौजूद हर किसी की नफरत भरी नजरें उस पर टिकी थीं। सुनवाई के दौरान बर्नी अपने सारे गुनाह कबूल करता है और अपने किए के लिए लोगों से माफी भी मांगी। इसके बाद जज ने उसे विशेष फेडरल रिहेबिलिटेशन प्रिजन में 150 साल की सजा सुनाई। यह सुनकर वहां पर मौजूद सब लोग ताली बजाने लगते हैं। इसके बाद उसे ऑरेंज कलर की जेल की यूनिफॉर्म पहनाकर मैनहट्टन जेल भेज दिया गया। 20 सालों तक बर्नी ने अपने परिवार को अपने काले कारनामों से दूर रखा था, लेकिन उसके जेल जाने के बाद लोग अब उनके परिवार के पीछे पड़ गए। एक दिन बर्नी का एक पुराना एम्प्लॉई एंड्रू से बीच रास्ते में झगड़ने लगता है और बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों हाथापाई में उतर आते हैं। दूसरी तरफ मार्क और उसके परिवार को भी लोग परेशान करने लगते हैं, जिस वजह से मार्क और उसकी पत्नी का अक्सर झगड़ा होने लगता है और इस वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं। दूसरी ओर रूथ भी सब कुछ छोड़कर फ्लोरिडा चली जाती है और वहां पर एक छोटे से घर में रहने लगती है। फिर गवर्नमेंट बर्नी की सारी संपत्ति नीलाम कर देते हैं। 9 मिलियन में बीच हाउस, 8 मिलियन में पेंट हाउस, 7.25 मिलियन में बीच हाउस, कार्स, बोट्स, ज्वेलरी और यहां तक कि कपड़े तक बिक गए। अब लगातार पब्लिश हो रहे आर्टिकल, धमकी भरा ईमेल, मैसेज, ये सब देखकर मार्क धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा। वह अपने आप को घर में बंद कर लिया और हर वक्त लैपटॉप में, फोन में उनके खिलाफ पब्लिश हो रहे आर्टिकल और मैसेज वगैरह देखता रहता। फिर एक सुबह मार्क के पत्नी को उसका एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, हमारे बेटे का ख्याल रखना। फिर उसे पता चलता है कि मार्क ने अपने आप को फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। वो उस मानसिक तनाव को और झेल नहीं पाया, इसलिए उसने आखिर में यह कदम उठाया। अब यह सब होने के बाद बर्नी की पत्नी रूथ अपने बेटे की मौत के जिम्मेदार बर्नी को ठहराते हुए उससे रिश्ता तोड़ देती है। फिर कई साल बाद हम एंड्रू को देखते हैं, जो एक कॉन्फ्रेंस में स्पीच दे रहा था। वह अब कैंसर से जूझ रहा था और कुछ समय बाद कैंसर से उसकी भी मौत हो जाती है। अब इधर जेल में बर्नी बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। वह अंदर से टूट चुका था। जेल से वो बार बार उसकी पत्नी रूथ के नंबर पर फोन करता रहा, लेकिन रूथ ने फिर कभी उसका फोन नहीं उठाया। अब एक इंटरव्यू के दौरान बर्नी कहता है कि मैं हमेशा से लोगों से कहता था कि अपने पैसे का आधे से ज्यादा हिस्सा इन्वेस्ट ना करें, लेकिन हकीकत तो यह है कि लोग लालची है और इसी लालच के कारण लोग अक्सर बर्बाद होते हैं। आज जब भी बर्नी मैडॉफ का नाम लिया जाता है, लोग उसे उस आदमी के रूप में याद करते हैं जिसने 65 अरब डॉलर का इतिहास का सबसे बड़ा पॉन्जी स्कैम किया था। यह फिल्म भी इसी सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म में धोखाधड़ी की तकनीक से ज्यादा बर्नी के परिवार के टूटने पर ध्यान दिया गया है। असल में यह कहानी है लालच और इंसानियत की लड़ाई की। बर्नी ने इंसान के लालच को हथियार बनाकर अपनी स्कीम चलाई, लेकिन वह भूल गया कि उसके कर्मों का हिसाब उसे एक ना एक दिन जरूर देना पड़ेगा, और बर्नी ने अपने कर्मों का हिसाब अपने पूरे परिवार को खोकर चुकाया। इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार और एक नई कहानी के साथ।